जीएस ओशियन एकेडमी में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारा जीएस का टेस्ट सीरीज चल रहा है। आज का हमारा टेस्ट नंबर 12 है, जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है और साथ में हर प्रश्न के साथ आपको फैक्ट बताया जाएगा। एक फैक्ट में कई प्रश्न और उत्तर उसके मिल जाएंगे, तो फैक्ट को भी याद रखे रहिएगा। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी बीपी सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर, ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। फैक्ट देख लेते हैं। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। उनके पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा की बैठक ही नहीं हुई। लोकसभा की निर्धारित बैठक से एक दिन पूर्व कांग्रेस द्वारा समर्थन वापसी के कारण चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए। अन्य तीनों प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित हुए थे। हमारा दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? ऑप्शन ए एपिनाइन, ऑप्शन बी पेरिनीज, ऑप्शन सी आल्पस दिनारिक आल्पस, ऑप्शन डी जूरा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एपिनाइन। फैक्ट देख लेते हैं। एपिनाइन पर्वत इटली में स्थित है। इसका विस्तार संपूर्ण इटली प्रायद्वीप में है। यह लगभग 1350 किलोमीटर लंबा है और इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट कोर्नो है। कौन है? माउंट कोर्नो है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2914 मीटर है। जबकि पेरिनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन की सीमा का निर्धारण करता है। कहाँ का? फ्रांस और स्पेन के सीमा का निर्धारण कौन करता है? पेरिनीज पर्वत करता है। दिनारिक आल्पस का विस्तार अल्बानिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, क्रोएशिया आदि देशों में है। जूरा पर्वत का विस्तार फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड सीमा पर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, राज्य जिनमें 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार महिला साक्षरता दर उच्चतम एवं निम्नतम है, वे राज्य कौन से हैं? ऑप्शन ए केरल और बिहार, ऑप्शन बी केरल और झारखंड, ऑप्शन सी केरल और राजस्थान, ऑप्शन डी केरल और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी केरल और राजस्थान। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार महिला साक्षरता दर उच्चतम एवं निम्नतम क्रमशः केरल और राजस्थान में है, जबकि अंतिम आंकड़ों के अनुसार यह शर्त केरल और बिहार पूरी करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। ऑप्शन ए नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, ऑप्शन बी लोक वित्त संरक्षक के रूप में, ऑप्शन सी सरकार के मुख्य विधि सलाहकार के रूप में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के संरक्षक के रूप में। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लोक वित्त संरक्षक के रूप में। फैक्ट देख लेते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, ये भी याद रख रखिएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह से राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों की लेखाओं को रखे जाने के लिए प्रपत्र निर्धारित करता है। यह भारत के लोक वित्त संरक्षक के रूप में कार्य करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। ऑप्शन ए आयाम आरोपण, ऑप्शन बी स्पंद संकेत आरोपण, ऑप्शन सी आवृत्ति आरोपण, ऑप्शन डी समय विस्तार गुणन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आवृत्ति आरोपण। फैक्ट देख लेते हैं। इसका व्याख्या, एनालॉग टेलीविजन प्रसारण में वीडियो संकेतों को प्रेषित करने की तकनीक है आयाम माडुलन, जबकि श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने की तकनीक है आवृत्ति माडुलन। हमारा अगला प्रश्न है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए -40। फार्मूला आप जानते हैं, C/4
5 इक्वल F माइनस 32/9। ये है फार्मूला। अगर F की जगह जो है हम -40 रख देते हैं तो -40 - 32/9 यानी कि आपका हो गया 72/-72/9 यानी इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -8 यानी C/5 इक्वल -8 यानी C इक्वल -8 × 5 इक्वल -40। इसका आंसर होगा -40। हमारा 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता की समस्या से संबंधित है। ऑप्शन बी जानकी रमन समिति शेयर घोटाले की जांच पड़ताल से संबंधित है। ऑप्शन सी मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। ऑप्शन डी तारापोर समिति बैंकों में ग्राहक सेवा से संबंधित है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। सॉरी, इसका सही जवाब होगा तारापोर समिति। तारापोर समिति बैंकों में ग्राहक से संबंधित नहीं है, यानी गोस्वामी समिति सही है, औद्योगिक रुग्णता, जानकी रमन समिति शेयर घोटाला से भी सही है, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र से संबंधित है। फैक्ट देख लेते हैं कि तारापोर समिति पूंजीगत खातों में रुपए की परिवर्तनीयता पर सलाह हेतु गठित हुई थी, यानी तारापोर समिति किससे संबंधित है? रुपए की परिवर्तनीयता पर संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न, जीवन रक्षक अथवा बचाओ सिंचाई इंगित करती है। ऑप्शन ए लगातार पानी का बहाव। ऑप्शन बी क्रांतिक समृद्धि अवस्था पर सिंचाई। ऑप्शन सी PWP सिंचाई। ऑप्शन डी गीला करना फिर सुखाना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी PWP सिंचाई। फैक्ट देख लेते हैं। PWP यानी जिसे आप कहते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट सिंचाई जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई को इंगित करती है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जमीन के अंदर पानी की उस मात्रा को इंगित करता है जिसे पौधे अपने उपयोग के लिए प्राप्त नहीं कर पाते। इस अवस्था में मुरझाने लगते हैं। ऐसी स्थिति में सिंचाई अति आवश्यक हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र या सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन ए बिहार अकाल 1873, राजपूताना अकाल 1868-69। ऑप्शन सी मद्रास प्रेसिडेंसी अकाल 1866-67। ऑप्शन डी उड़ीसा अकाल 1866-67। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उड़ीसा अकाल। फैक्ट देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी में उड़ीसा अकाल 1866 से 1867 तक हुआ था, ने भीषण स्वरूप धारण किया। 1865 ईस्वी में सूखा पड़ा और 1866 ईस्वी में उड़ीसा, मद्रास में, उत्तरी बंगाल और बिहार में भी अकाल पड़ा। अकाल की भीषणता उड़ीसा में अधिक थी। पहली बार इतने व्यापक स्तर पर जन क्षति हुई। अनुमान है कि लगभग कितने लोग 13 लाख तो उड़ीसा में ही मृत्युग्रस्त हो गए। इस अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया। उड़ीसा अकाल भारतीय अकालों के इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ, क्योंकि इसके पश्चात जॉर्ज कैम्पबेल, याद रखे रहिएगा, जॉर्ज कैम्पबेल की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की गई। अकाल आयोग किसकी अध्यक्षता में नियुक्त हुए थे? जॉर्ज कैम्पबेल की अध्यक्षता में अकाल आयोग नियुक्त हुआ था। हमारा अगला प्रश्न, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? ऑप्शन ए बारदोली आंदोलन। ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। इसका फैक्ट इंपॉर्टेंट है। फैक्ट देख लेते हैं। आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। गांधी जी द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया। 1930 में
वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे, विनोबा भावे। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि इनका जो गिरफ्तारी पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के तहत हुआ था, न कि भूदान आंदोलन या बारदोली आंदोलन के तहत। नेक्स्ट प्रश्न, अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन ए काष्ठ प्रदेश में, ऑप्शन बी शुष्क प्रदेश में, ऑप्शन सी हिमानीकृत प्रदेश में, ऑप्शन डी टुंड्रा प्रदेश में। तो बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए काष्ठ प्रदेश। फैक्ट देख लेते हैं। काष्ठ प्रदेश में जब नदी एक विलयन छिद्र पर समाप्त हो जाती है तथा यह स्थिति जब एक लंबे समय तक रहती है तो सिंक के ऊपर नदी अपनी घाटी को काष्ठ मैदान से अधिक नीचे कर लेती है। इस अवस्था में नदी की घाटी का अंत एक विलयन छिद्र पर हो जाता है और इसी को जो है क्या कहते हैं, अंधी घाटी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, ऑप्शन सी 1919 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। तो बताइए इसका सही जवाब। 12वां का इस सरल प्रश्न हो सकता है लेकिन कंफ्यूजिंग प्रश्न होता है। इसका सही जवाब होगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। फैक्ट देख लेते हैं। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इन्हें महात्मा कहा था। हमारा अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं। ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी गुर्दे में, ऑप्शन सी हृदय में, ऑप्शन डी अस्थि मज्जा में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अस्थि मज्जा या बोन मैरो में। फैक्ट देखिए, लाल रक्त कणिकाएं जिसे आप आरबीसी कहते हैं, श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर सारे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती है। लाल रक्त कणिकाएं बोन मैरो या अस्थि मज्जा में विकसित होती है तथा मनुष्य के शरीर में 100 से 120 दिनों तक प्रसारित होती रहती है, यानी इसका जीवन काल 100 से 120 दिन तक होता है। तिल्ली या प्लीहा जिसे आप स्प्लीन कहते हैं, पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। तो आपको कमेंट में बताइए कि WBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है, ये आपको बताना है। हमारा अगला प्रश्न, किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन सी डी यूनाइटेड किंगडम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जापान। चलिए इसका फैक्ट देख लेते हैं। जापान में लोहे एवं कोयले के बृहत्तम भंडार की कमी पाई जाती है, अतः यह विश्व में कई देशों से उच्च कोटि का लौह खनिज तथा कोक कोयला आयात करता है और आधुनिकतम तकनीक के साथ ही यातायात खर्च कम करने के लिए बृहदाकार जहाज़ों का उपयोग में लाता है। यहाँ अधिकांश कारखाने बंदरगाहों या अन्य समुद्री तटीय नगरों में स्थित है जहाँ इस्पात का अधिकांश बाजार है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर याद रखे रहिएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक तरफ दिया है आपका उष्ण स्रोत और दूसरा दिया है आपके भारत के राज्य। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला उष्ण स्रोत है लसुंदरा राजस्थान, दूसरा है औलोली महाराष्ट्र, तीसरा है मणिकरण हिमाचल प्रदेश, चौथा है सोहना हरियाणा। इसमें बताना है आपका कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये ए लसुंदरा राजस्थान गलत है, ये सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए होगा। औलोली महाराष्ट्र में है, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है और सोहना हरियाणा में है। तो लसुंदरा कहाँ है? ये आपके गुजरात में है। लसुंदरा गर्म जल स्रोत गुजरात में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 16वां प्रश्न है, मेघालय का पठार भाग है। ऑप्शन ए हिमालय श्रेणी का, ऑप्शन बी प्रायद्वीपीय खंड का, ऑप्शन सी पूर्वी घाट पर्वतों का, ऑप्शन डी सतपूर्णा श्रेणी का। तो बताना है मेघालय का पठार भाग किसका है।
तो इसका सही जवाब बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रायद्वीपीय खंड का जो है मेघालय का पठार भाग जो है प्रायद्वीपीय खंड का है। इसका फैक्ट देख लेते हैं। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। किसका विस्तार है? प्रायद्वीपीय पठार का। यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। ये भी पूछ सकता है, किस गैप द्वारा? मालदा गैप द्वारा। उल्लेखनीय है कि गंगा सिंधु के मैदान के दक्षिणी में फैले त्रिभुजाकार क्षेत्र को ही प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। इसी के साथ ये टेस्ट समाप्त होता है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें। अगला टेस्ट हम जल्दी ला रहे हैं, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।